नमस्कार साथियों, मैं निशांत तिवारी आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल राज्य का संबंध जो है वो क्या है और ये क्यों मामला बीच बीच में सुर्खियों में रहता है। और आप सब जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो अखबारों में, समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों पर सुनते होंगे कि किसी राज्य के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराहट आ गई है या राज्यपाल ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जो उनकी संवैधानिक शक्ति से परे है या कुछ ऐसी स्थापित परंपराओं के विरुद्ध है। तो इसकी वजह से ये मुद्दा चर्चा में बना रहता है। तो हम इसमें समझेंगे कि राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं और राज्यपाल और राज्य के बीच टकराहट क्यों होती है। दरअसल हाल के कुछ वर्षों में संघर्ष के ऐसे मामले आए हैं जिसकी वजह से ये राज्यपाल और राज्य के बीच संबंध जो है वो खटास भरा हुआ है। तो हुआ क्या है हाल में, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, इन्होंने एक स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन कर दिया। आप इसे कह सकते हैं कि अभी तक क्या होता था कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता था उस अभिभाषण को सरकार तैयार करती थी। वो सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों का, योजनाओं का मसौदा होता था और उसको पढ़ना होता था या उसको विधानसभा में प्रस्तुत करना होता था। तो राज्यपाल आमतौर पर उस दस्तावेज को पढ़ा करते थे। लेकिन जो आर.एन. रवि हैं उन्होंने क्या किया कि उस दस्तावेज के कुछ अंश को उन्होंने छोड़ दिया और कुछ अंश अपने मन मुताबिक उन्होंने डाल दिए उसमें। तो यहीं से विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह अपने मन से अभिभाषण दे, यानी सरकार की जो अभिभाषण तैयार किया गया हुआ है उसको छोड़कर अपने मन से अभिभाषण दे। इसके बाद कुछ और मामले आए थे जो पूर्व में, उसमें था कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे वो स्नातक की जो मेडिकल की डिग्री होती है उसके पाठ्यक्रमों के लिए नीट आधारित प्रवेश परीक्षा होती है, तो उसको समाप्त करने की मांग को समाप्त करने वाला एक विधेयक तमिलनाडु विधानसभा में पारित हुआ था। उसको राज्यपाल साहब ने वापस कर दिया। तो इस पर भी मामला उठा कि क्या राज्यपाल को यह शक्ति है कि किसी विधेयक को वापस कर दे। इसके बाद फिर एक मामला आया कि केरल के राज्यपाल जो थे वो 3 केंद्रीय कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए वहाँ के जो विधानसभा की विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। तो इससे उनका विवाद हुआ केरल वाले का। फिर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इस संभावना का संकेत मिल रहा था कि सभी दल सहमत होकर सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करने वाले, इससे पहले उन्होंने विधानसभा भंग कर दिया जो उनका विवेकाधिकार माना जाता है। लेकिन कभी कभी वो विवेकाधिकार का दुरुपयोग भी हो जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने सत्र के कार्यक्रम में बदलाव किया और बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के उसका एजेंडा निर्धारित किया। यानी सरकार जो है एजेंडा वो निर्धारित करती है और सत्र का कार्यक्रम वही तक करती है। तो राज्यपाल अगर उसमें हस्तक्षेप करता है तो विवाद बनता है। ये सारे जो रीजन थे वो विवाद के कारण बने रहे। तो हम जानेंगे कि राज्यपाल और राज्य के बीच जो संघर्ष है उसका कारण क्या है। संघर्ष के कारण, तो सबसे पहले जरूरी बात यह है ये जानना कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल अगर नियुक्ति की प्रक्रिया उसकी जैसी होगी, जैसे उसको अधिकार संविधान में दिए जाएंगे उस हिसाब से उसके आचरण की उम्मीद की जाती है। और वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो यह है कि राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है राज्यपाल को। और किसकी सिफारिश पर करता है? मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आप कह सकते हैं। पीएम, प्रधानमंत्री एंड मंत्रिमंडल की सिफारिश पर वो इनको नियुक्त करता है। तो ये मामले कभी कभी विवाद में इसलिए भी आते हैं कि मान लीजिए केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है तो उन्होंने अपने मनपसंद से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया और जिस राज्य में नियुक्त किया वहाँ किसी और दल की सरकार है तो वहाँ के मुख्यमंत्री और जो केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल है उन दोनों के बीच धाराओं में टकराव हो जाता है। तो इसकी वजह से मामला चर्चा में आ जाता है।
तो इसमें संघर्ष का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, और चूंकि इसको 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को, और इसको हटाने की कोई प्रक्रिया वैसे है नहीं, इसको महाभियोग नहीं लगा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो बीच में कभी भी हटा सकता है। तो इसके पीछे कारण है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, नियुक्ति और हटाने दोनों की, नियुक्ति और पदच्युत इसे कह सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया में खामियां हैं। खामियां तो इसका जो निश्चित कार्यकाल नहीं है, इसकी वजह से यह राजनीतिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य से नियुक्त किया जाने वाला पद बन जाता है, और इस पर महाभियोग भी नहीं चला सकते हैं। तो इसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा भी दे सकता है, हटा सकता है। कई बार मान लीजिए केंद्र में कोई और सरकार थी, उसने किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया और बाद में सरकार बदल गई, तो वो राज्यपाल पर इस्तीफा समय से पूर्व 5 साल से पहले इस्तीफा देने का दबाव बनाने लगते हैं। तो ये भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है इसका कि कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है। 5 साल का कार्यकाल तो है, लेकिन कभी भी हटाया जा सकता है। कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है इसकी। तो जितने समय के लिए राज्यपाल रहता है वो सुर्खियां बटोरने के चक्कर में लग जाते हैं। इसके बाद राज्य विधेयक को स्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये प्रमुख विवाद का मामला आता है। राज्य विधेयक को स्वीकृति देने की समय सीमा का अभाव। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि राज्य सरकार द्वारा कोई विधेयक जब पारित किया जाता है तो राज्य विधानमंडल में जब वो पारित हो जाता है, इसके बाद राज्यपाल की सिफारिश उसमें होती है, राज्यपाल उसमें साइन करता है अपना, उसकी सहमति होती है, तभी वो कानून बन पाता है। अब राज्यपाल किसी विधेयक को कब तक रोके रख सकता है, यानी वो कब तक में स्वीकृति दे, कितने समय सीमा में स्वीकृति दे, ये कुछ निर्धारित नहीं किया गया है, एक समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो राज्यपाल क्या करते हैं, इस स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। वो कभी कभी पॉकेट में रख लिया, यानी उस विधेयक को वापस ही नहीं करते हैं, या कभी कभी राष्ट्रपति को सुरक्षित कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी विवाद हो जाते हैं मुद्दों को लेकर, जिसको मैंने शुरू में बताया कि एक विधेयक था उसको उन्होंने वापस कर दिया। तो उसमें संवैधानिक स्थिति जो है उनकी बहुत स्पष्ट नहीं है। तो इसमें पुरुषोत्तम वर्सेस केरल राज्यवाद, पुरुषोत्तम वर्सेस केरल राज्यवाद, 1962 की ये बात है। उसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 200 के तहत स्वीकृति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। साथ ही उन मामलों में मार्गदर्शन की भी कमी है जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि स्वीकृति देनी चाहिए या स्वीकृति रोक लेनी चाहिए। भाई कौन सा विधेयक है जिस पर स्वीकृति देनी चाहिए और कौन से विधेयक है जिस पर स्वीकृति रोक के रखनी चाहिए, ऐसा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया अपने इस वाद में, पुरुषोत्तम वर्सेस केरल राज्यवाद में। तो ये इसलिए स्वीकृति देना और किस पर स्वीकृति रोक के रखना दिशा निर्देशों की वजह से राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हैं और कभी कभी ये शक्तियां टकराहट का कारण भी बन जाती हैं। इसके बाद वैधता, लेजिटिमेसी, वैधता, लेजिटिमेसी में है कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है। सबको पता है जब संविधान बन रहा था तो राज्यपाल के पद का जो प्रावधान हुआ उसमें यह सोचा गया, विचार विमर्श की बात आई कि राज्यपाल को निर्वाचित किया जाए या मनोनीत किया जाए। तो ये हुआ कि अगर मुख्यमंत्री निर्वाचित हो रहा है तो राज्यपाल को भी निर्वाचित करेंगे तो शक्तियों के मध्य टकराव बढ़ेगा। तो जरूरी है कि इसको मनोनीत ही किया जाए, क्योंकि उसकी स्थिति सिर्फ संविधान प्रमुख की थी तो उसको निर्वाचित करने का कोई मतलब नहीं था। तो राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, इसलिए केवल अपनी स्वीकृति रोकने की घोषणा करके विधानसभा के संकल्प को खारिज करने की उसकी शक्ति से वैधता की समस्या उत्पन्न होती है। अगर वह सिर्फ मनोनीत है, संवैधानिक प्रमुख है, तो वो किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोकने की घोषणा कर देता है, तो लेजिटिमेसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि फिर जो निर्वाचित सरकार है उनके पास कुछ अधिकार ही नहीं बचेंगे। तो दोनों के मध्य शक्तियों का टकराहट हो जाता है, वैधता की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
किसी भी, और इसमें दिक्कत यह है कि किसी भी न्यायालय को राज्यपाल के इस प्रकार के स्वीकृति रोके जाने पर औचित्य क्या है, इस पर विचार करने की शक्ति भी नहीं दी गई है। यानी न्यायपालिका इस पर बहस भी नहीं कर सकती है कि राज्यपाल कब तक इसको रोकेगा या कब तक नहीं रोकेगा, तो मामला उलझ जाता है। इसके बाद शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशा निर्देशों का भी अभाव है। यानी अगर जो शक्ति आपको दी गई है किसी भी संविधान में या किसी भी दस्तावेज में, अगर उस शक्ति का प्रयोग करने की आपको कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की जाएगी कि आपको कहाँ प्रयोग करना है, किन परिस्थितियों में प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, तो टकराहट और संघर्ष तो होगा ही। तो शक्तियों के प्रयोग करने के लिए गाइडलाइंस नहीं है। प्रयोग, शक्तियों के प्रयोग है, दिशा निर्देशों का अभाव है। संविधान में ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं है कि राज्यपाल कहाँ और कितनी शक्तियों का प्रयोग करे। इसकी वजह से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे सीएम को नियुक्त करना, इसमें आप देखेंगे सीएम को नियुक्त करना, जब सरकार का गठन होने लगता है या चुनाव के बाद विधानसभा में किसको बहुमत साबित करने के लिए या किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है, राज्यपाल ही ये करता है। तो वहाँ भी ऐसी कोई दिशा निर्देश नहीं रखे गए हैं कि किनको बुलाना है। कभी त्रिशंकु की स्थिति उत्पन्न होगी तो सबसे बड़े दल को बुलाना है, या कभी जिसके पास बहुमत है उसको बुलाना है। फिर विधानसभा को विघटित करना है, इस पर भी काफी विवाद होता है। विधानसभा के विघटन, तो जब विधानसभा का विघटन होना होता है तो वहां भी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि क्या किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार राज्यपालों पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगा दिया जाता है कि राज्यपाल जो है वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करते हैं। इसके बाद मतभेद जब हो जाते हैं राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच, तो मतभेदों को दूर करने के लिए कोई एक तंत्र भी नहीं बनाया गया है, तो उसका भी अभाव है। अब ये कारण हम लोगों ने जान लिया कि कारण क्या है जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होता है। अब हम लोग इस अगले सेगमेंट में जानेंगे कि विभिन्न समितियां क्या कहती हैं इस पर। आयोग और समितियों की सिफारिशें क्या हैं। तो पहले सरकारिया आयोग के बारे में आप सुने होंगे कि एक आयोग बना सरकारिया। सरकारिया आयोग जो था उसने कुछ सिफारिश दी राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित होनी चाहिए। इन्होंने कह दिया कि अभी तक जो राज्यपाल नियुक्त होता है उसमें मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया जाता। केंद्र सरकार अपनी मनपसंद किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। तो वो कह रहे हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करने की शक्ति जो है वो संविधान में ही निहित हो, तो दोनों के बीच जो आपसी सामंजस्य से राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो टकराहट का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। इसके बाद किसी राज्य में राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल अत्यंत तार्किक होने के कारण ही समय पूर्व उनको हटाया जाना चाहिए। यानी कोई राज्यपाल है उसको अगर 5 साल का कार्यकाल मिला है, तो अगर कोई तार्किक और अच्छी ऐसी परिस्थिति बन जाए संविधान में कि जो बुरी परिस्थिति है, अत्यंत मतलब खतरनाक परिस्थितियों में ही उसको हटाया जाना चाहिए। यानी सामान्य परिस्थितियों में 5 साल का कार्यकाल उसको पूरा करने दिया जाना चाहिए, यानी कार्यकाल की सुरक्षा कह सकते हैं आप। इसके बाद सरकारी आयोग ने कहा कि जब तक मंत्रिपरिषद के पास विधानसभा में बहुमत है तब तक राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। अभी तक आप देखते होंगे कि राज्यपाल बर्खास्त कर देता है विधानसभा को, या सरकार को, विधानसभा भंग कर देता है, सरकार को बर्खास्त कर देता है। लेकिन सरकारी आयोग की सिफारिश यही थी कि जब तक विधानसभा में मंत्रिपरिषद जो है, सरकार है जो है, अगर उसका बहुमत है तो राज्यपाल उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसको बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं कर सकता। इसके बाद एक और प्रावधान है जिसमें सरकारी आयोग की सिफारिश है कि अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन है उसका प्रयोग जो है वो अत्यंत विषम परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। जो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसका प्रयोग सामान्य परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए और केवल अंतिम उपाय के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो सरकारिया आयोग है अपनी सिफारिश दी। चूंकि आपको इन सब की सिफारिशें इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में, प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, क्वेश्चन बना देता, पूछता है किस समिति की सिफारिश है ये, या मेंस में राज्यपाल राज्य विवाद के बीच आपको इन आयोगों की जो सिफारिशें हैं
रिकमेंडेशन है उसको लिखना होता है। इसके बाद सेकंड कमीशन जो बना था वो पुंछी कमीशन था, पुंछी आयोग। कभी कभी यूपीएससी ये भी पूछ देता है कि ये आयोग जो है किससे संबंधित है, सरकारिया कमीशन किससे संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पुंछी आयोग कहता है कि राज्यपालों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, ये भी वही कह रहे हैं, और उनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यानी अभी तक राज्यपाल जो है उसको हटाने का भी दायित्व राष्ट्रपति के पास है और नियुक्त करने का भी दायित्व है, यानी केंद्र सरकार की परामर्श पर राष्ट्रपति काम करता है। तो अगर केंद्र सरकार की इच्छा से ही वो नियुक्त हो रहा है, उसकी इच्छा से ही हट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्र का एक एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है और किसी अन्य पार्टी की सरकार की स्थिति में मतभेद उत्पन्न होता है। तो पुंछी कमीशन क्या कह रहा है कि उसके 5 साल का कार्यकाल निश्चित कर दो और उसको हटाने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी केंद्र सरकार उसे न हटाए। इसके बाद पुंछी सरकार ये भी कह रही है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए निर्धारित प्रक्रिया को आवश्यक परिवर्तनों के साथ राज्यपाल के लिए भी लागू की जानी चाहिए। अब सबको पता है कि जो राज्यपाल हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग के तहत नहीं होती है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है। तो पुंछी कमीशन का कहना है कि राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाए, यानी उनका कार्यकाल जब सुरक्षित होगा तो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करा। आपको पता है राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति होती है, डिस्क्रिशनरी पावर जिसे बोलते हैं। अब विवेकाधीन जो शक्ति आपकी राज्यपाल को प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को भी होती है, तो ये होता है कि जब चुनाव हुआ तो मान लीजिए त्रिशंक विधानसभा हो गई, सबसे बड़ा दल बहुमत है नहीं, तो किसको सरकार बुलाने के लिए आमंत्रित करना है, फिर कितने दिन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना है, विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, कब विधानसभा को भंग करना है, कुछ ऐसी पावर हैं जिस पर उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। उसका वो अगर संयमित तरीके से प्रयोग नहीं करता है तो अक्सर विवाद यहीं खड़े होते हैं। उसकी भूमिका जो है वो यही विवादित हो जाती है कि उन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग अगर वो मनपसंद तरीके से करने लगता है तो व्यवधान आता है और टकराहट बढ़ती है। तो वो संयमित और सद्भाव पूर्ण तरीके से उसका उपयोग करे। इसके बाद राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को 6 महीने के भीतर यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या कोई विधेयक जो है उसे सहमति प्रदान की जाए या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाए। तो राज्यपाल जो होते हैं उस विधेयक, कुछ विधेयक को सहमति देते हैं और कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देते हैं कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इस पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, और कुछ विधेयक को वापस लौटा देते हैं। खैर वापस लौटाए हुए विधेयक को अगर विधानसभा फिर से पारित करके वापस भेज देती है तो उनको सहमति देना होता है, लेकिन कितने समय में सहमति देना है, सहमति रोक के रख लेते हैं, सहमति नहीं देते हैं, इस पर काफ़ी विवाद होता है। तो इस पर एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि आपको अल्टीमेटम दे दो कि 2 माह, 4 माह, 6 माह। तो पुंछी कमीशन ने 6 माह की जो सिफारिश की कि 6 माह के भीतर उनको बता देना चाहिए कौन सा विधेयक हम वापस आपको भेजेंगे स्वीकार करके या अस्वीकार करके, और कौन से विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसको रिजर्व रखेंगे। इसके बाद ये 2 कमीशन बने। आप सबको भी पता होगा कि हमारा जो संविधान निर्माण हुआ 1949 में वो बन के तैयार हुआ और 1950 में लागू हुआ, तो 2000 में सन 50 वर्ष उसके पूरे हो गए थे। तो संविधान की समीक्षा के लिए का आयोग बैठा, संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए या संविधान की समीक्षा के लिए आयोग था। उस आयोग ने भी इस पर सिफारिश की, चूंकि संविधान में क्या प्रावधान थे, कौन सी कमी थी, उन सबको दूर करने के लिए उसको अध्ययन करना था, सुझाव देना था। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद ही करनी चाहिए। यानी ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि राज्यपाल की नियुक्ति में भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री जहां का राज्यपाल नियुक्त होना है उसकी सिफारिश या उसकी सलाह महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में आपसी सामंजस्य रहता है तो विवाद नहीं होते हैं। इसके बाद राज्य के मंत्रिमंडल के पास विधानसभा का विश्वास मत है अथवा नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण केवल सदन के पटल पर किया जाना चाहिए। विश्वास मत का निर्धारण, अब कभी कभी आप देखते होंगे दल बदल के कारण या किसी भी कारण से
सरकार अल्पमत में आ जाती है, यानी विधानसभा में उस मंत्रिपरिषद का या सरकार का जो है विश्वास बना है या नहीं है, मत है या नहीं है, अल्पमत में है सरकार, तो उसका निर्धारण सदन के पटल पर न करके, कई जगह परंपराएं थी, होटलों में कर लिया जाता था, किसी अन्य सरकारी भवन में, तो सदन के पटल पर करना है। इसको सदन के पटल पर करना है। इसका सुझाव जो है सरकारिया इसने संविधान की समीक्षा के लिए जो आयोग बना था उसने दिया। अब हम अंतिम में ये बातचीत करेंगे कि इस पर जो है विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो थे उसके क्या सुझाव थे। तो इसमें एस.आर. बोम्मई केस था, बोम्मईवाद इसे बोलते हैं। एस.आर. बोम्मईवाद था, इसमें कुछ सिफारिशें की गई थी और बोम्मईवाद 1994 में आया था, आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी, ये सब फैक्ट जो है यूपीएससी के पीटी के लिए उपयोगी हैं और अगर मेंस में इन सबको आप कोट करते हैं तो आपके आंसर की एथेंटिसिटी बढ़ती है, प्रामाणिकता बढ़ती है। तो एस.आर. बोम्मई केस में कहा गया कि राज्य सरकार विधानसभा का विश्वास मत खो चुकी है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण सदन के पटल पर किया जाना चाहिए। यानी यही बात जो सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग ने रिकमेंड की या संविधान के कामकाज पर जो आयोग बना उसने रिकमेंड की, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मईवाद में कहा कि अगर सरकार अपना विश्वास मत खो चुकी है या उसके पास विश्वास मत है तो उस चीज़ का निर्धारण सदन के पटल पर भी हो, अन्य जगह न हो, सदन के पटल पर ही। इसके बाद दूसरा उसने कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत असाधारण शक्ति है, इसका प्रयोग विभिन्न या विशेष परिस्थितियों में होना चाहिए, साधारण परिस्थितियों में नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 356 ये जो है विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग, यानी ये आपातकाल का प्रावधान है इसमें। आप सभी देखते होंगे कि जब सरकार अनिश्चितता की स्थिति में आ जाती है, अल्पमत में आ जाती है और लगता है कि कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है किसी के पास, सरकार कोई बना नहीं पा रहा है कोई दल, तो राष्ट्रपति जो है वो वहाँ आपातकाल लगा देता है। राज्यपाल एक प्रतिवेदन भेजता है और राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो इस आपातकाल के तहत जो शक्तियाँ होती हैं वो सब राष्ट्रपति के हाथों में और राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं, विधानसभा भंग कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कानून है या ये जो आपातकाल है वो साधारण परिस्थितियों में न लगाया जाए, जब अंतिम विकल्प हो, कोई समस्या का समाधान न निकल रहा हो, तभी इसको लगाया जाना चाहिए। ये भी बोम्मईवाद में आया। इसके बाद रामेश्वर प्रसाद वाद आया 2006 में। तो रामेश्वर प्रसाद वाद में कहा गया कि लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद भी गठबंधन किए जाते हैं, अतः राज्यपाल ऐसी सरकारों की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है, कुछ चुनाव पूर्व गठबंधन होते हैं, कुछ चुनाव बाद गठबंधन होते हैं। जैसे दो दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो दोनों साथ मिलकर गठबंधन करते हैं, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। तो राज्यपाल कभी कभी उनको मौका नहीं देते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को बुला लेते हैं जिसके पास बहुमत नहीं होता है, या तो ये राज्यपाल नकार देते हैं कि आप चुनाव बाद कोई गठबंधन बनाते हैं तो उसको हम गठबंधन नहीं मानते हैं। तो इस पर रामेश्वर प्रसाद का जो बात था, उन्होंने यही कहा कि इसकी संभावना होती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है चुनाव बाद के गठबंधनों से। फिर सरकार बनाने के प्रयास में खरीद फरोख्त या भ्रष्टाचार के निराधार दावों को विधानसभा भंग करने का आधार नहीं बनाना चाहिए। कई राज्यों में ऐसा है कि भ्रष्टाचार को आधार बना लेते हैं, जैसे बिहार की एक सरकार थी, उसको गिराने के लिए ये आधार बनाने का प्रयास किया गया था, मामला सुर्खियों में था कि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार गिरा दिया जाना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के आधार पर या खरीद फरोख्त के आधार पर, कुछ क्रिमिनल गतिविधियों के आधार पर विधानसभा को भंग करना ये उचित नहीं है, ये रामेश्वर प्रसाद वाद में कहा गया। इसके बाद नवाब रेविया वाद आया। इसमें 2016 में ये मामला आया।
इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त है तो राज्यपाल के पास सदन की बैठक बुलाने के मामले में कोई विशेष विवेकाधिकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के पास सदन में बहुमत है तो राज्यपाल सदन की बैठक नहीं बुला सकता है, यानी उसको ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है कि बहुमत की स्थिति में भी वो बैठक बुलाए, और ऐसी स्थिति में वह मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो राज्यपाल जो है भारत का, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, राज्यपाल आप सबको पता है कि वो प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। और अगर बहुमत प्राप्त है तो उसको विवेकाधीन शक्ति कोई फिर रह नहीं जाती है उसकी। तो बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में सरकार अगर बहुमत में है तो राज्यपाल जो है सरकार के दिशा निर्देशों पर ही कार्य करेगा, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। अगर वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तभी तो विवादों की संभावना उत्पन्न होती है। तो नवाब रेबिया में यह फैसला आया। इसके बाद इसके साथ राज्यपाल जो है उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं। हाँ, यह राज्यपाल तय कर सकता है कि राज्यपाल तय कर सकता है क्या कि सीएम के पास बहुमत है या नहीं, और अगर नहीं है तो बहुमत साबित करने के लिए वो कह सकता है। ये निर्णय जो है नवाब रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो आप सबको ये पता चल गया होगा कि राज्यपाल और राज्य के बीच संघर्ष के क्या कारण हैं, और राज्यपाल और राज्य के बीच जो संघर्ष होते हैं, या राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है, या राज्यपाल के जो कुछ कार्य पद्धतियां हैं, उस पर विभिन्न समितियों की क्या सिफारिशें हैं, और सुप्रीम कोर्ट के क्या, राज्यपाल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय रहे हैं। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर इन्हीं तीनों टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी को आधार बनाकर पूछे जाते हैं। तो आप चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का प्रश्न हो, उसको हल कर पाने की स्थिति में होंगे। और एटलीस्ट आपकी तैयारी का उद्देश्य यही है कि सफलता सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ अपनी नॉलेज भी आपकी होती है जो इंक्रीज होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, अपने देश की सरकार कैसे कार्य करती है, अपने राज्य की सरकार कैसे काम करती है, जो संवैधानिक पद है उनको क्या प्राधिकार प्राप्त है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो एक जागरूक नागरिक के रूप में भी आपको ये जानना है, और अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तब तो आपको जानना ही है। तो दोनों पर्सपेक्टिव में आपके लिए लाभदायक है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बातचीत करूंगा। अगले दिन किसी अगले टॉपिक को लेकर आपके बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। और आपने इसको इत्मीनान से देखा, प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।